अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफार्म। आज हमारे मेहमान हैं सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना व पार्लिमानी अमूर मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान, और आज इनसे बात करेंगे उन 26 अरकान के हवाले से जिन 26 अरकान को मुअत्तल किया गया, उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्तें दी गईं। अहम रहनुमाओं की जानिब से दरख्वास्तें दी गई। मुस्लिम लीग नून के स्पीकर पंजाब असम्बली को स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये दरख्वास्तें मुस्तरद की और अब इन दरख्वास्तों को चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया है। सूबाई असम्बली के रुकने असम्बली हैं इफ्तिखार हुसैन चच्चड़, मलक अहमद सईद और अमजद अली जावेद, जो स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग है इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। क्या ये चैलेंज हो सकती है? चैलेंज होने का नतीजा क्या निकलेगा, इसी पर भी बात करेंगे मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान से। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने टाइम दिया। मियाँ साहब, क्यों पीछे पै गए 26 अरकान दे? देखिए सारे थोड़े जे हैं हमने तो उनको जो है स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की थी और वो हम केस जो है हमने कहा था जी इनको फ़िलहाल बहाल कर दिया जाए, और फिर स्पीकर साहब से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो है हम नहीं चाह रहे कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम उन 26 अरकान को जो है वो डी-सीट करें, और वैसे ही अगर उन्होंने अपोलोजाइज़ कर लिया है, बात ख़त्म हो गई है। उन्होंने माफ़ी मांगी थी जी, बैठ के बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से सारी गुफ्तगू हुई स्पीकर साहब की। तहरीरी भी बात हुई? तहरीरी कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल था कि तहरीरी कुछ उसमें लिखा जाए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर 223 का मामला। हाँ, 223 का मामला, बिल्कुल 223 का मामला था, तो उस हवाले से था कि तहरीरी, मगर वो उन्होंने कहा जी कि तहरीर की ज़रूरत नहीं है, हम सब इतने मैच्योर हैं और इतने सीनियर लोग हैं, तो जो यहाँ पे बैठ के अगर हमारी आपस में बात हो जाती है तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और फिर आपने देखा कि जो उसके बाद हमारा एक सेशन आया और उसमें शुरू में उन्होंने उसको थोड़ा सा वायलेट किया, मगर जब उनको हमने याद कराया उनका वादा जो कि वो आपने जो हमसे चीज़ बैठ के तय की थी उसके मुताबिक हमने असेंबली को चलाना था, तो फिर आपने देखा उसके मुताबिक वक्ती तौर पर अच्छे बच्चे बन। हाँ, फिर आपने देखा कि उसके बाद उन्होंने उस खामोशी से वो जो 223 था उसके मुताबिक जो उसमें लिखा हुआ है रूल्स के मुताबिक, सब तीसरे दिन फिर वही हुआ। वो तीसरे दिन तो और मामला था जिस पे हुआ, और वो सारे लोगों की तरफ से तो नहीं हुआ, वो कुछ और दोस्त थे उनमें अपोजिशन में, और वो अब ऐसा है कि अपोजिशन के कुछ जो नौजवान हैं जो पहली दफ़ा असेंबली में आए हैं वो वाकई अपने सीनियर्स के कहने में भी नहीं है, तो इस वजह तो माहौल हमेशा ख़राब होता रहेगा। फिर फ़ायदा क्या हुआ नशिस्तों का? तवील नशिस्तें हुई, रूल्स ऑफ जो पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है नहीं, इससे को असेंबलियों में होती रहती हैं जी ये चीज़ें, हालात कभी इस तरह के अपोजिशन की तरफ से, मगर क्योंकि इस दफ़ा हमारी अपोजिशन में मेजॉरिटी लोग बहुत इमेच्योर किस्म के हैं और जिनको ना रवायात। आपने मुतअद्दिद बार रिक्वेस्ट भी की कुछ सेशन करा लें? हाँ जी, बिल्कुल की, और स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल में कुछ NGOs के साथ मिलके सेशन भी रखे, और वैसे भी तो उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पॉलिटिकली उतने मैच्योर नहीं हैं और रवायात का ख्याल भी नहीं करते और असेंबली के रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल भी नहीं करते। तो मुझे लगता है वक्त के साथ साथ को थोड़ी पहले से अगर पिछले साल से देखा जाए तो थोड़ी बेहतरी आ गई। अच्छा, ये बताएं कि अभी चूँकि इफ्तिखार चच्चड़ साहब तो बिल्कुल पूरी तरह से परसू करने को तैयार हैं, उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा मैं तो स्पीकर साहब का फैसला सारा आंखों पे, लेकिन इस फैसले को चैलेंज करना है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इसी तरह का जो रेफरेंस है वो आया था, तो सिमत का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। वो क्या सिमत है जो दुरुस्त नहीं हो? वही जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला था वो 63(2) के तहत हुआ था, तो वही चच्चड़ साहब और हमारे कुछ जो लॉयर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन पहले भी दी थी, और अब वो स्पीकर साहब ने जब उस पर अपनी डिटेल्ड वो एक रूलिंग दी है तो उसको वो चैलेंज करना चाह रहे हैं। तो अब ये अदालतों में या जिस तरह भी वो करना चाह रहे हैं, ये तो फैसला अदालत नहीं करना है जी। अच्छा, लग ये रहा था कि वाकई ये आगे जाएगा मामला, और अदालत अगर कोई फैसला करती है तो क्या फिर ये 26 गए? मेरा ये ख्याल है कि अगर आप मेरी बात करें तो एज अ गवर्नमेंट हम नहीं चाहते कि हम उन 26 लोगों को डी-सीट करें। वैसे अगर एक ही सूरत है कि वो फैसला रिवर्ट हो जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ था। हम तो वो ऑलरेडी स्पीकर ने उसमें बताया, जो उन्होंने स्पीकर साहब ने जो उस पर अपना डिटेल्ड जजमेंट दी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक गलत फ़ैसला हुआ था तो हम उस गलत फ़ैसले को लेके आगे नहीं चल सकते।
तो जाहिर है वो तो मियाँ साहब के साथ तो जो ज़्यादती होनी थी वो हो गई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। आप नहीं चाहते कि इनके साथ भी ऐसा हो? हम एज अ गवर्नमेंट नहीं चाहते कि आपके साथी तो अदालत जा रहे हैं। देखें अदालत, फिर उसके बाद जो अदालत में फ़ैसला करें, मगर ये है कि हम कोशिश करेंगे कि अपने साथियों को भी समझाएं कि इतना हमें हार्ड उसके ऊपर नहीं होना चाहिए और हमें मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें। मुफाहमत के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मुफाहमत के साथ चलना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये पहले से फ़र्क पड़ गया इन अपोजिशन के जो दोस्त हैं हमारे उनमें, और उम्मीद करते हैं बस गाली गलौज करनी छोड़ देना असेंबली के फ्लोर पे। बाकी जो अपोजिशन का तरीका क्या था, एकदम से बड़ी हाइप थी, गालम गलूच, और ख़वातीन गालियाँ देती रही हैं, ख़वातीन गालियाँ देती रही हैं, जो कि बड़ी मायूब सी बात है। और एक एप्लीकेशन तो इतनी स्पीकर साहब के बकौल के वो इतनी खौफनाक है कि मैं उसको छेड़ता ही नहीं हूँ, राहिला खादम हुसैन की, जिसमें रिकॉर्डिंग्स उन्होंने दी हैं, बिल्कुल ऐसे उसकी फेट डिसाइड होगी। ये भी स्पीकर साहब ने अभी, क्योंकि उस एप्लीकेशन को रखा हुआ है और वो वाकई के वर्क प्लेस हरासमेंट के ज़ुमरे में आती है। कानून भी आप नहीं पास किया हुआ है, आपकी असम्बली नहीं। बिल्कुल इसी असम्बली ने पास किया हुआ है और इसी असम्बली की एक सीनियर मेंबर के साथ बाकायदा जिस तरह अपोजिशन के लोगों ने ज़बान। वैसे सज़ा पार्लियामेंटेरियन को सज़ा मिल सकती है वर्क प्लेस हरासमेंट की? देखिए कानून तो सबके लिए है, सबके लिए उन्होंने पास किया, वो इसके ज़िम्मे में। बिल्कुल सबके लिए। आप देखें ना, आपके ख्याल में आए हैं वैसे क्या जो गालम गलूच हुई इसके नतीजे में आए हैं इस ज़िम्मे में? आए क्या मतलब कि वो इसकी पदाश में आते हैं वैसे जो उन्होंने किया, जो रिकॉर्डिंग्स दी गई हैं, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि वर्क प्लेस हरासमेंट हुई है? बिल्कुल उस ज़ुमरे में आता है और वो स्पीकर साहब ने अभी तक उसको टेकअप प्रॉपरली नहीं किया। जब वो करेंगे तो आपके सामने, मीडिया के सामने भी सारी बात आ जाएगी। अच्छा, ये हुआ क्या था एकदम से तीसरी मुलाकात में सब कुछ राम हो गया? किसके बाद? किस? ये जो 26 अरकान का मामला था, ये तो बड़ा हाईलाइट क्या था, अंदर की बात है? वो उसमें बस यही था कि पहले वो हमारे जो गोडे गिट्टे पड़ेगी नहीं गोडे गिट्टे वाली गाल कोई नहीं, वो बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, सारे हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अपोजिशन लीडर भी बेचारे नाहल, बिल्कुल वो भी बड़े हमारे अच्छे साथी थे। दुख है आपको इसमें? हाँ नहीं, अफसोस तो होता है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और बाकायदा ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो किसी अगर पॉलिटिकल वर्कर के साथ कोई इस तरह की सख्ती या कोई चीज़ हो तो ज़ाहिर है उसका अफसोस तो होता है, चाहे वो मुखालिफ जमात से ही क्यों ना हो। तो उसमें ये हुआ कि हमारी 3-4 सिटिंग्स हुई, उसमें बैठ के हमने एक एक चीज़ के ऊपर बात, हाँ जी वो उनके साथ बात एक बस वही आप जैसे एक एक मुज़ाकरात और चीज़ों पे और सब पे बातचीत हुई। और उसके बाद जो हमारे उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, डिप्टी से तो नहीं डर गए अपोजिशन के लोग? शायद हो सकता है, बट ये है मुझे नहीं इस बारे में पता, मगर उनके जो वो 5-6 लोगों का जो पैनल था, उनका जो टीम थी हमारे से जो मुज़ाकरात में गवर्नमेंट की साइड से के साथ कर रहे थे, उन्होंने हमसे टाइम लिया कि हम अपनी पार्लिमानी पार्टी से बात करेंगे। उसमें जाके उन्होंने बात की, उसके बाद उन्होंने उनको गो हेड दिया, फिर आगे उन्होंने हमें कहा जी कि आइंदा से बिल्कुल ठीक है, हम इन चीज़ों को ऐसे ही लेके तीन चीज़ों पे हमारा जो है वो फैसला जो हमारा उसमें हुआ कि जो रूल 223 है वो बड़ा डिटेल्ड है, उसकी मैं डिटेल आपको भी पता है, हाँ वो आपको पता है, हाँ बिल्कुल आप रिपोर्ट करते हैं। 223 के मुताबिक असेंबली चलाएंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर बात करेंगे तो हम खामोशी से उनकी हर बात सुनेंगे, और लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो जब असेंबली में आके बात करेंगी तो उनकी बात भी सब जो है वो अच्छे तरीके से सुनेंगे, ये नहीं कि गाली गलौज किया जाए वहाँ पे और फिक्रेबाजी की जाए, कसे जाएँ और इस तरह की। अच्छा मियाँ साहब, राइट आफ्टर दिस डिसीजन के मामला तय पा गए और बड़े हमने देखा कि बड़े आराम से अपोजिशन के लोग आए, लेकिन तीसरे दिन को सोने चल गए, ये क्या हुआ? वो वक्ती तौर पे बिल्कुल करीब वो वक्ती तौर पे उनका इस तरह का मामला बन गया और उसमें मैं समझता हूँ कि वैसे बहुत कम होता है, थप्पड़ वगैरह बहुत कम होता है, हाँ बाजी चलती जी 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 वही मैंने कहा ना। वो अब उसमें अब हसान रियाज साहब क्योंकि एक सीनियर बंदे थे पहले उन असेंबली में, तीसरी दफ़ा उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, अपनी जगह पे रहे, और वो जो अपोजिशन से नौजवान थे वो वैसे भी डोगर साहब, वो हर पिछली भी जितनी हम एक्टिविटीज़ देखते हैं उसमें हर एक में वो पेश होते हैं लड़ाई झगड़े में आगे आगे। तो वो डोगर साहब जो थे वो अपनी सीट से आपने देखा कि 4-5 लाइनें जी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे जी। तो वो आए और उन्होंने आके उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, मगर उस झगड़े की बुनियाद जो थी वो उनको भी
सस्पेंशन इनकी मुअत्तल हो, इनकी सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगी 15 सिटिंग्स की, या शेख इम्तियाज़ भी उसी दिन सस्पेंड किया कायम मकाम स्पीकर ने, तो ये रहेंगे सस्पेंड या इनको भी माफ़ी मिल जाएगी? मेरे ख्याल है वो उसमें दरख्वास्त उन्होंने दे दिया स्पीकर को। वो तो उन्होंने जो भी दे दी सो दे दी, स्पीकर साहब फैसला करेंगे। मगर उसमें यह है कि हम कोशिश यही कर रहे हैं, स्पीकर साहब की भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आपस में सुलह सफाई कराई जाए ताकि बात बढ़े ना, और ये लड़ाई झगड़ा जो है इस तरह दिलों में नहीं रहनी चाहिए बात कि ये बाहर तक जाए, क्योंकि पहले भी इस तरह तलखियाँ असेंबली के फ्लोर पे हो जाती हैं मगर फिर बाद में कोई किसी अपने दिल में नहीं रखता इन चीज़ों को। तो उनकी सुलह सफाई मेरे ख्याल हो जाएगी, और मुझे लगता है कि स्पीकर साहब जिस तरह हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं इस दफ़ा भी फरमाएंगे। तो हमने एक मुनफरिद स्पीकर देखा है, 15 सिटिंग्स की हो सकता है उनको सज़ा ना मिले ज़रा जल्दी। अच्छा ये बताएं कि पिछली असम्बली से, बुज़दार की असम्बली या चौधरी परवेज़ लाई की असम्बली से ये असम्बली कितनी मुख्तलिफ है, क्या फ़र्क है दोनों असम्बलियों? हमें तो वैसे पता है, अगर हमारी राय लेंगे तो देखें उसमें आप वहाँ पे पिछली असम्बली में यहाँ ये होता था सबसे ज़्यादा, एक तो चीफ़ मिनिस्टर जो थे वो बिल्कुल ही उनका कोई वजूद ही नहीं था जो बुज़दार साहब थे, और दूसरी चीज़ ये थी जो स्पीकर साहब थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे इस सेंस में कि वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन की और चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, और वो हर चीज़ को बुलडोज़ करते थे असम्बली में, और अपोजिशन को बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता था कि वो किसी भी किस्म के अपने हक़ की बात कर सके, अपने किसी भी किस्म की जो उनकी असम्बली बिज़नेस के हवाले से होती थी तो उसमें परवेज़ लाई साहब की बहुत ज़्यादा पसंद नापसंद होती थी, और बहुत कम लोग थे जिनको बात करने का मौका देते थे। परवेज़ लाई साहब से ज़्यादा मोहम्मद खां भट्टी साहब, एक ही बात कर लेना, वो इकट्ठे ही थे दोनों, जो भी था इकट्ठा ही था। और फिर उसके बाद अपोजिशन जो हमारी, क्योंकि हम लोग और जब अपोजिशन में थे तो हम इतना ज़्यादा गाली गलोच और उस चीज़ में हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की। हम उनको असम्बली के जो अपोजिशन हमने भी की है मगर वो चीज़ें नहीं की जो इस अपोजिशन ने आके, और इसके जो ख़ास तौर पे नौजवान मेंबर्स हैं जो जिस तरह वो करते हैं जो पहली दफ़ा आए हैं। आइन का बुनियादी जुज़ है 140 से बल्दियाती इलेक्शन कराना, आपकी गवर्नमेंट अभी तक नहीं करा सकी, क्या इसकी फेट है, कब होने हैं, होने भी हैं या नहीं होने? बल्दियाती नुमाइंदे आपके लोग आपसे भी यकीनन हल्के में पूछते हैं। देखें जी, बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है उसका हमेशा जो है वो अगर आप दें तो बल्दियाती इलेक्शन का एजाज़ हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही मिला है, बेशक ताख़ीर से। जब भी मुस्लिम 2009 के बाद 15 में करवाया। जी, जब आप कह लें जैसे भी 6 साल के जैसे भी कह लें, जब भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होती है आप देखते हैं कि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होते हैं, आपको नज़र आते हैं पंजाब में। तो इस दफ़ा भी जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारी कोशिश थी कि हम बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएँ। उस हवाले से आपने देखा है कि हम एक नई कानून साजी लेके आ रहे थे और वो तकरीबन फाइनलाइज हो गया है। अब असेंबली से जो है वो बिल को हमने फाइनली अगला जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम उसको पास करा लेंगे, और उसके बाद फिर जब वो हमारा नया जो लोकल गवर्नमेंट का लॉ है वो इंटैक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारी पूरी आपकी बलूगत सारी सियासत में हुई है। आपके वालिद ग्रामी नामवर जो मेयर्स रहे हैं लाहौर की तारीख के, आपके वालिद मेयर थे और आज भी उनके लगाए हुए पौधे जो हैं वो नज़र आते हैं। लाहौर मेयर का उहदा ही ख़त्म कर दिया आपने। देखें ये अब हमारी जो उसका मेयर तो एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, आपकी गवर्नमेंट ने वो ख़त्म ही कर दिया। ये अब जो नया समझते हैं कि नए एक्ट में होना नहीं चाहिए था, नए एक्ट में जो भी हमारे टाउन कॉर्पोरेशन। हाँ मुझे पता है बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि मैं इसमें आपकी चीज़ से एग्री करूँगा कि मेयर का एक बड़ा प्रेस्टीजियस ओहदा है और मेयर इज़ द फादर ऑफ द सिटी। तो मेयर का ओहदा जो है उसको होना चाहिए था, मगर क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस और जो लोग बैठ के इस लॉ को फाइनलाइज कर रहे थे, उन्होंने अब जो ये नया लॉ जो लेके आए हैं उसमें देखते हैं कि ये जो नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं मेयर के ओहदे के बगैर जो, तो वो उस सिस्टम को कैसे ग्रास रूट लेवल पर यकीनन टाउन कॉर्पोरेशंस एक वो रिट होगी एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज डिलीवर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक शहर का मेयर, ख़ास तौर पे लाहौर का मेयर, एक तस्वीर होती है पंजाब की, वो नहीं है उसमें। वो कैसा बल देती उसको वो यही है ना कि वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक तमाम इख्तियारात ले जाना चाह रहे हैं ताकि लोगों के मसले मसाइल जो हैं ग्रास रूट लेवल पे हल हों। तो इस हवाले से उन्होंने जो लॉ बनाया है तो मेयर लाहौर का ओहदा बरकरार रखा जाएगा, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। देखें ये अभी चीज़ तशख़्ख़ुस अभी ये जो है नर्सरी भी होती है बल्दियाती निज़ाम, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो लॉ है
उसने असेंबली में आना है तो देखें, शायद मेयर का होता उसमें फाइनलाइज एंड पे जब होने लगे अमेंडमेंट कर लेंगे। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अमेंडमेंट तो कभी भी हो सकती है, अमेंडमेंट तो कभी भी हो सकती है। वैसे कब तक इलेक्शन करवाने, पार्टी की क्या राय है? मेरा ये इसमें बड़ी मियां नवाज शरीफ ने खुद मीटिंग चेयर की थी 180H पर, सारी ब्रीफिंग ली और उसके बाद फिर ये अक्टूबर का कहीं नाम लिया जा रहा था, लेकिन अक्टूबर तो बिल्कुल करीब है, अब तो पॉसिबल नहीं है कि फौरी पर, कम से कम 6 माह रिक्वायर्ड है। देखें, अभी भी अगर हम बहुत जल्दी भी इलेक्शन कराना चाहें ना तो इस साल में तो नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हल्का बंदियाँ होनी हैं। पहले कानून पास होना है असेंबली से, फिर कानून पास होने के बाद आपको एग्जैक्टली तो वो सारा करते कराते कम से कम उसको 4-5 महीने लग जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बड़ी जल्दी भी अगर बल्दियाती इलेक्शन है और गवर्नमेंट इलेक्शन कराना चाहती है और सीरियसली हम इस पर जो है गवर्नमेंट चाहती है और सीरियस पैसे तो रखे नहीं बजट में, 5 अरब रुपए में रखा लिस्ट। तो पैसों का तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। इस बल्दियाती इलेक्शन पे कितना पैसा खर्च होता है, इतना ज़्यादा तो नहीं खर्च होता उसमें। आप हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, उसमें हम बिल्कुल चाहिए। अगर हमने कब तक वैसे आपको लगता है अभी पॉलिटिकल, मेरा ये ख्याल है कि हमें बल्दियाती निज़ाम तो आपकी मिरास है। बल्दियाती इलेक्शन जो है मुझे मेरा मतलब ये एक आइडिया आपने कहा ना, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ पार्टी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे कि कब हमने बल्दियाती इलेक्शन कराना है। मगर मेरा एक आइडिया है कि अगले साल के तकरीबन मिड में जाके ना, मार्च अप्रैल मई में किसी जगह पे एक्सपेक्टेड है कि बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी, खुलकर बात की है सूबाई वज़ीर ख़जाना व पार्लिमानी अमूर मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने, और ख़ास तौर पर वो इश्यूज़ जो अंदर की बात क्या थी उन पर भी बात कर दी है, मुस्कुराते हुए बात कर दी है, और इस उम्मीद के साथ कि नया बल्दियाती निज़ाम भी बेहतरी लाएगा, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, और ये चूँकि पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उनके लिए नर्सरी की हैसियत रखता है, तो ये भी इस उम्मीद का इजहार किया है कि मार्च अप्रैल में मुमकिन तौर पर बल्दियाती इंतखाबात जो है वो हो सकते हैं। अलबत्ता असम्बली को चलाने के लिए अब अपोजिशन के साथ जो एक कमिटमेंट हुई है, इस बात की भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो उस कमिटमेंट पर कायम रहेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।